एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं रिवेटेड कनेक्शन। तो रिवेटेड कनेक्शन के अंदर जो पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अपना रहेगा फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट। अपन ने बात करी थी कि जब भी अपन कनेक्शन कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंतर्गत, जब भी अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के फेल होने के दो चांसेस होते हैं। या तो अपना जो मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट ना हो। अब जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, यदि अपन उसके अकॉर्डिंग मेंबर स्ट्रेंथ वाला मेंबर यदि चूज कर लिया है तो देन वो स्ट्रक्चर जो फेलियर होता है वो कनेक्शन के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो अब अपन को कनेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि मेरे मेंबर के बराबर जितनी मेंबर की स्ट्रेंथ है उतना वो ले ले। तो पहला जो कनेक्शन अपन बात कर रहे थे वो रिवेटेड कनेक्शन ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखो रिवेटेड कनेक्शन के अंतर्गत भी फेलियर की जब मैं बात करूँ, जैसे मैं एक बार रिवेटेड कनेक्शन आपको यहाँ बता देता हूँ भाई। जैसे मान लीजिए अपन ने एक प्लेट ली थी और मैं पहले एक लैप जॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, लैप जॉइंट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दो प्लेट क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, यही वाला होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने मान लिया कि दो रिवेट लाइन लगा दिया, एक रिवेट ये है और एक रिवेट मेरा ये है। तो जब भी फेलियर की मैं बात करूँगा इसकी, ये दोनों हेड्स फॉर्म कर दिए मैंने दोनों तरफ। ठीक है, ये मेरा हो गया रिवेट्स। तो देखो अब इस कनेक्शन के फेल होने के चांसेस क्या क्या हैं भाई। या तो मेरा ये रिवेट फेल हो जाए या फिर मेरी प्लेट फेल हो जाए, दो ही चीज़ यहाँ पे फेलियर होते हैं। तो पहला जो फेलियर होता है वो क्या होता है, फेलियर ऑफ रिवेट। फेलियर ऑफ रिवेट्स, कि या तो मेरे रिवेट्स ही फेल हो जाए। क्या हो जाए भाई, रिवेट्स ही फेल हो जाए। अब रिवेट कैसे फेल हो सकता है भाई, यहाँ पे इस रिवेट की बात कर लेता हूँ मैं। एक रिवेट को मैंने बाहर निकाल लिया, जैसे ये मैंने मान लिया कि मेरा क्या है, एक रिवेट है। ठीक है, इस रिवेट के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे एक लोड लग रहा है इस तरह से, और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कुछ इस तरह से है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है। तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो कि ऊपर वाली प्लेट के अंतर्गत इंसर्ट है, तो ये प्लेट क्या करेगी, इसको इसकी तरफ पुश करेगी। यानी कि यहाँ पे ये वाला जो रिवेट है वो यहाँ से क्या हो सकता है, शियर हो सकता है। ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। दैट मीन्स जो रिवेट बनेगा मेरा वो क्या होगा, यदि इसका फेलियर होता है तो कुछ इस तरह से अपन को दिखेगा। ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया। तो इस तरह का जो फेलियर होता है यहाँ पे, अब इसका कहाँ से फेलियर हुआ है, इस प्लेन से हुआ है। इसको अपन क्या कह देते हैं, शियरिंग फेलियर कह देते हैं। ठीक है, तो पहला जो फेलियर जो होने का चांसेस रहता है कनेक्शन का, वो कौन सा रहता है भाई, शियर फेलियर ऑफ रिवेट्स। ये अपन ने पहले फेलियर ऑफ रिवेट की बात करी, और इसके अंतर्गत फर्स्ट मेरा क्या हो गया, शियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। शियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट, शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। तो ये कैसे हुआ, जब मेरा जो रिवेट है दो पार्ट्स के अंतर्गत क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, या हो सकता है जैसे शियर प्लेन ज़्यादा हो। यदि मान लीजिए जैसे अपन डबल कवर जॉइंट की बात करी थी तो वहाँ पे शियर प्लेन क्या थे, दो थे। तो हो सकता है कि रिवेट है मेरा तीन पार्ट में टूट जाए। तो दो या दो से अधिक पीसेस के अंदर जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको मैं क्या कह देता हूँ भाई, शियरिंग फेलियर बोल देते हैं। ठीक है, तो इन शियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट, फेलियर ऑफ रिवेट क्या होता है, रिवेट पीसेज के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। रिवेट गेट्स कट, रिवेट गेट्स कट इनटू टू और मोर पीसेस। दो या फिर दो से ज़्यादा पीसेस के क्या अंतर क्या हो जाता है भाई, कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज सिंपल शियरिंग फेलियर। शियर क्या हुआ, ये दोनों सरफेस के बीच में, यहाँ पे इन सरफेस के बीच में क्या हुआ, एक शियर जनरेट हुआ और वहाँ से एक कनेक्शन क्या हो गया, कट गया। तो पहला फेलियर तो यही होता है। सेकंड जो फेलियर आता है वो आता है बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। सेकंड अपना आता है बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट, बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स। तो देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, बियरिंग फेलियर के अंतर्गत, जैसे यही मेरा रिवेट है। ठीक है, अब इस रिवेट के अंतर्गत वही अपन लोड लगाएंगे, सिंपल सी बात है, वही दो प्लेट्स हैं। ये मैंने यहाँ पे रिवेट बना दिया। तो ये जो प्लेट की सरफेस है, ये जो सरफेस है यहाँ पे आपको दिख रही है, जैसे मैं इस तरफ खींच रहा हूँ इसको, तो ये पीछे वाला जो पोर्शन है वो क्या कर रहा है, इसको इस तरह से पुश कर रहा है। इस तरह से पुश करेगा भाई इस चीज़ को, और ये वाला जो प्लेट है वो इस तरह से इसको पुश करेगा। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब इस रिवेट के पीछे लगातार कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है।
ये इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो ये जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, इसकी बियर आउट हो जाती है। इसके मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा तो पहले केस के अंदर तो सिंपल ये क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, कट जाता है। मान लिया कि इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दें, लगातार यदि ऐसे रहेगा, ये पूरा था तो ये कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा वहाँ से पतला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो फेलियर होता है वो मेरा क्या कहलाता है, बियरिंग फेलियर कहलाता है। तो इस केस के अंतर्गत जो सर्कुलर सेक्शन था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मेरा एलिप्टिकल सेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे धीरे, और फिर बाद में क्या हो जाता है, पूरी तरह से एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं ले पाता तो ये कनेक्शन यहाँ से टूट जाता है। तो ये भी अपन को याद रखना है। तो ये कौन सा फेलियर होगा, मेरा बियर फेलियर हो गया। तो बेसिकली बियर फेलियर के अंतर्गत जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर से किस में चेंज हो जाता है, एलिप्टिकल के अंतर्गत क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। तो इन ए बियरिंग फेलियर रिवेट्स, कैसी शेप कन्वर्ट हुई है इसकी, जो रिवेट का जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, रिवेट क्रॉस सेक्शन चेंजेस फ्रॉम सर्कुलर टू एलिप्टिकल, सॉरी, कैसा हो गया भाई, एलिप्टिकल। ये आपको याद है। यहाँ तो बिल्कुल क्या हो गया, शेयर के अंदर दो पीस के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे शेप चेंज हो गई उसकी। तो ये तो जो फेलियर था ये तो किसका हुआ, रिवेट का हुआ। अब हो सकता है कि मान लीजिए कि रिवेट का फेलियर ना हो और प्लेट का फेलियर हो जाए, तो फिर नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे सेकंड, यानी एक तो अपन ने क्या कर लिया, फेलियर ऑफ रिवेट देखा, फेलियर ऑफ रिवेट के अंदर शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट और बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। अब अपन बात करते हैं फेलियर ऑफ प्लेट्स। मान लीजिए रिवेट की तो स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन प्लेट ही फेल हो जाए, ठीक है, प्लेट के फेलियर की अपन बात करते हैं। तो पहला जो फेलियर मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे वो हो गया, मान लो ये बात करते हैं अपन शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, यानी प्लेट का ही फेलियर हो शेयरिंग में, शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स का ही शेयरिंग फेलियर हो जाए। तो देखिएगा कैसे होगा भाई, जैसे मान लिया कि मैंने ये रिवेटेड कनेक्शन है, ये आपको साइड व्यू दिख रहा है, मैं इसका आप यहाँ पे टॉप व्यू दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये मेरी दो प्लेट्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस वाली को बना रहा हूँ। अब ये ऊपर वाली है तो ऊपर वाली का तो अपन को जैसे ऊपर देख रहे थे ये दिख जाएगी, और इधर वाला जो पोर्शन है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, डॉट डॉट डॉट। और ये मैंने लोड लगा दिया पी इधर और पी इधर। क्या कैमरे में पूरा आ रहा है, एक बार मेरे को कंफर्म करके बता दीजिएगा, लास्ट तक दिख रहा है ना जी, ओके। तो अब अपन ने यहाँ पे जो रिवेटेड बताया हुआ है, मान लीजिए जैसे इसमें से मैं एक रिवेट को ले लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, रिवेट हो गया, ठीक है, ये मेरा रिवेट हो गया। यहाँ से जब मैं इसको पुल कर रहा हूँ, इन दोनों प्लेट्स को आपस में एक दूसरे की तरफ पुल कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन तो इसके साथ ही रह जाएगा और यहाँ से प्लेट कुछ इस तरह से कट जाएगी, ठीक है, यानी ये पीछे वाला जो पोर्शन है वो प्लेट के साथ यहाँ रह जाएगा। जैसे इस वाली प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये प्लेट आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, यहाँ मेरा रिवेट है, अब यहाँ पे शेयरिंग प्लेन क्या बना मेरा, ये वाले पोर्शन बने, यानी कि जो प्लेट है वो यहाँ से क्या कर गई, शेयर हो गई, ठीक है। तो ये फेलियर जो होता है वो मेरा वो क्या कहलाता है भाई, शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, ठीक है। तो इस फेलियर के अंतर्गत जो क्रैक डेवलप हुए हैं वो क्या हुआ है, लोड के पैरेलल डायरेक्शन के अंतर्गत हुए हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा था उस फोर्स की डायरेक्शन के अंतर्गत क्या हो गए, वो प्लेट को क्या हो गया, हाँ सॉरी, क्रैक्स डेवलप हो गए, ठीक है। तो ये जो फेलियर कहलाता है वो मेरा क्या कहलाता है भाई, शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, जब पीछे का पोर्शन है जो बिल्कुल इसी प्लेट के साथ में रह गया। अब जैसे ये वाली प्लेट को आप देखोगे तो ये वाली प्लेट आपको किस तरह से दिखेगी भाई, ये तो पूरा है ही, ठीक है, यहाँ पर पी लोड लग रहा था। अब यहाँ तक ये प्लेट मैंने ये बात दिखा दी आपको, इसके साथ में ये वाला पोर्शन इसके साथ ही रह गया, यानी ये पोर्शन इसके अंदर एक्स्ट्रा रह गया, कौन सी वाली प्लेट का, इस वाली प्लेट का, यहाँ से अपने रिवेट के साथ में ये पोर्शन चला गया। तो दिस फेलियर इज कॉल्ड शेयरिंग फेलियर। तो इस फेलियर अंदर क्या, कहाँ पर क्रैक डेवलप हुए हैं, जो भी फोर्स ऑफ एक्शन है, फोर्स ऑफ डायरेक्ट फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन जो रहा या फिर फोर्स की जो डायरेक्शन रही उसके पैरेलल के अंतर्गत क्या रहे, मेरे फेलियर्स रहे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक लाइन इसके अंदर लिख लेंगे, क्या होगा, इन दिस फेलियर क्रैक्स आर डेवलप्ड, इन दिस फेलियर
इन दिस फेलियर क्रैक्स आर डेवलप्ड पैरेलल टू द फोर्स डायरेक्शन। जो भी अपनी फोर्स की डायरेक्शन रही उसके पैरेलल में ही क्या हो गए, क्रैक्स फॉर्म हो गए। तो दिस इज कॉल्ड शियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन फेलियर की बात करते हैं, ये भी प्लेट का ही फेलियर है। ठीक है, स्प्लिटिंग फेलियर, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। अब देखो स्प्लिटिंग फेलियर के अंतर्गत क्या होगा, अगेन मैं उसी कनेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, यही डायग्राम मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ये पी फोर्स यहाँ पे लगा दिया, ये पी फोर्स यहाँ पे लगा दिया, ये इसका इस तरह से अपन ने प्लेट को दिखा दिया, और यहाँ पे क्या था, एक रिवेट था। अब ये जो प्लेट है, यदि इसका पोर्शन ही पीछे का पोर्शन ना कट के क्या हो जाता है, कई बार जैसे कि ये वाला कनेक्शन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, तो प्लेट इस तरह से फट जाए ऐसे, यानी कि अब मैं प्लेट का शेप बता देता हूँ। ये जो प्लेट थी वो मान लिया कि यहाँ से, अब यहाँ तो बिल्कुल ऐसे आ रही थी, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाए, समझ में आ गया आपकी प्लेट का, यानी प्लेट इस तरह से फट गई है पीछे की तरफ से। ठीक है, ये कुछ प्लेट इस तरह से हो गई। दिस इज फेलियर इज कॉल्ड स्प्लिट फेलियर। इसके अंतर्गत जो क्रैक्स फॉर्म हुए वो क्या हुए हैं, डायगोनली हुए हैं। ठीक है, डायगोनल टेंशन के अंदर इस प्लेट को फेलियर हो गया है। जैसे अपन कोई भी बोल्ट लेते हैं, जिस बोल्ट को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये बोल्ट मेरा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद में प्लेट क्या हो गई, जैसे ये इस तरह से डायगोनली ये इसमें से ऐसे फंस के निकल गया। ठीक है, तो ये जो फेलियर कहलाता है वो मेरा क्या कहलाता है, स्प्लिट फेलियर कहलाता है। क्लियर होगी कहानी। ठीक है, डायग्राम से समझिएगा, यहाँ पे रिवेट रह गया, उसके बाद ये प्लेट इस तरह से फट गई। ठीक है, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, स्प्लिटिंग फेलियर बोल देते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट फेलियर कैसे होता है भाई, डायगोनल टेंशन की वजह से फेलियर होता है। ठीक, तो स्प्लिटिंग फेलियर अकर्स, स्प्लिटिंग फेलियर अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है भाई, डायगोनल टेंशन से। अकर्स ड्यू टू डायगोनल फेलियर ऑफ प्लेट्स, आप प्लेट्स कह सकते हो। ठीक है, एट द रिवेट लेवल, फेलियर कहाँ होगा, डायगोनल फेलियर इन द प्लेट्स एट रिवेट लेवल, रिवेट के लेवल पे डायगोनल फेलियर हो जाता है। तो दिस इज स्प्लिट फेलियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या बात करते हैं, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। थर्ड, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स का क्या हो गया, बियरिंग फेलियर हो गया। अगेन इसको भी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये पी फोर्स लगाया, ये इधर पी फोर्स लगा दिया, ये प्लेट थी। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, रिवेट लगा दिया मैंने, यहाँ पे रिवेट लगा दिया। तो आपने देखा होगा कई बार जो रिवेट है वो तो वहीं रह जाता है, और जो प्लेट है वो क्या हो जाती है, यहाँ से फट जाती है, यानी कि कुछ इस तरह से ये स्पेस बढ़ता हुआ चला जाएगा। प्लेट के पीछे की तरफ क्या हो जाता है, खाली स्पेस हो जाता है। इस तरह का जो फेलियर होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, बियरिंग फेलियर। यानी कि यहाँ पे प्लेट का कोई भी एरिया नहीं बचा है, जो बियरिंग की वजह से क्या हो गया है, वो कट गया है। किसका पोर्शन, यहाँ पे आपने देखा कि पोर्शन किसका कटा हुआ था, रिवेट का। यहाँ पे किसका पोर्शन कटा हुआ है, प्लेट का। तो ये जो फेलियर होता है वो क्या कहलाता है, बियरिंग फेलियर कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे
इस रिवेट को पकड़ के लगाया, अभी रिवेट ने क्या किया, इस प्लेट को आगे की तरफ छोड़ गया, रिवेट आगे की तरफ पुश हो गया, ठीक है। तो उस केस में जो रिवेट यहाँ था वो आगे की तरफ खिंचता हुआ चला गया, तो ये सरफेस का क्या हो गया, यहाँ पे बियरिंग फेलियर हो गया। बेसिकली ये जो फेलियर वगैरह जो होते हैं वो कब होते हैं, जब अपन इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस देते हैं। एज डिस्टेंस क्या हो मेरी, सफिशिएंट ना हो, यानी पीछे वाली डिस्टेंस जो है वो यदि सफिशिएंट नहीं होती है, एंड डिस्टेंस एज डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं होती है, तो उस केस के अंतर्गत क्या होते हैं, इस तरह के फेलियर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इस फेलियर के अंदर क्या हुआ, प्लेट जो है वो आगे की तरफ क्या हो गई, पुश हो गई, ठीक है। दिस प्लेट इज पुश्ड फॉरवर्ड, दिस प्लेट इज पुश्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या हो गई भाई, ये पुश हो गई। उस केस की अपन बात कर रहे हैं, किसके द्वारा हुई, बाय द रिवेट। दिस प्लेट इज पुश्ड फॉरवर्ड बाय द रिवेट, दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर्स, दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर्स कब होता है, जब एक सफिशिएंट क्या नहीं दी हुई हो, एंड डिस्टेंस नहीं दी हुई हो। जनरली ड्यू टू अनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस, यदि एंड डिस्टेंस आपने सफिशिएंट नहीं दी है, उस केस के अंदर इस तरह का फेलियर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो फेलियर है, टेंशन फेलियर या फिर टीयरिंग फेलियर, ठीक है। टेंशन फेलियर या फिर टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। टीयरिंग बोल दो चाहे टेंशन बोल दो, एक ही बात है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे मान लिया कि इसके अंदर इस तरह से रिवेट लगा दिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे कई बार स्पाइरल वगैरह भी होता है, उसको अपन खींच लेते हैं, तो ये पोर्शन यहाँ से कट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या हो गया, यहाँ पे रिवेट का होल का एरिया कम हो गया, तो ये जो कट गया प्लेट, जैसे यहाँ से बिल्कुल सेपरेट आउट हो गई प्लेट इस तरह से, तो वो जो फेलियर होता है वो मेरा क्या कहलाता है भाई, टीयरिंग फेलियर होता है। यदि इसके क्रैक की डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो क्रैक का डायरेक्शन क्या है, लोड किस डायरेक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है। क्रैक किस हुआ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसका फेलियर हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। द क्रैक्स are developed in perpendicular direction of applied force। अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंतर्गत क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये मेन रीजन है आपके रिवेटेड कनेक्शन के फेल होने के। पहला तो फेलियर रिवेट का, दूसरा फेलियर प्लेट का। रिवेट के फेलियर की बात करिए, दो तरह का फेलियर हो सकता है, या तो शियर फेलियर हो सकता है या फिर बियरिंग फेलियर हो सकता है। उसके बाद जब प्लेट की बात करूँ तो फर्स्ट केस के अंदर तो शियर फेलियर ऑफ द प्लेट अपन ने देखा, सेकेंड अपन ने स्प्लिटिंग फेलियर देखा, तीसरे के अंदर अपन ने बियरिंग फेलियर देखा। वहीं फोर्थ वन जो फेलियर है वो क्या है, टीयरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट्स है। देखो प्लेट के फेलियर, ये जो तीन फेलियर हैं, इन फेलियर्स को क्या रिमूव किया जा सकता है। यदि मैं क्या बात कर दूं भाई, ये वाला एरिया ही इंक्रीज कर दूं, ये एरिया कब बढ़ जाएगा, जब मैं इसकी एज डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं। इस केस के अंदर भी ये फेलियर नहीं होगा यदि एज डिस्टेंस मेरी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये स्प्लिट नहीं हो पाएगा इस तरह से। यदि इस केस में एज डिस्टेंस को यदि सफिशिएंट प्रोवाइड कर दूँ तो ये फेलियर अवॉइड किया जा सकता है। इस केस के अंतर्गत प्लेस पोस हो रही है, तो यानी कि इस केस के अंदर भी यदि पीछे की डिस्टेंस यदि बढ़ा दी जाए, यानी एंड डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए, तो इस फेलियर से भी मेरे को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो बेसिकली ये तीन जो फेलियर हैं प्लेट्स के, इनको यदि एक सफिशिएंट एज डिस्टेंस यदि आप प्रोवाइड कर दो तो इन तीनों फेलियर्स को रोका जा सकता है। जो मेन इंपॉर्टेंट फेलियर्स हैं वो होते हैं ये तीनों, बियरिंग, शियरिंग एंड टीयरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेलियर्स ऑफ द रिवेट। तो आप चाहो तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। तो अभी अपन दो तीन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट तो यही बताया मैंने
कि यदि प्लेट का जो फेलियर है, यदि शियरिंग, बियरिंग और स्प्लिटिंग फेलियर है, इसको कैसे रोका जा सकता है, यदि आप क्या कर दो, एंड स्ट्रेंथ को एक सफिशिएंटली प्रोवाइड कर दो। तो बेसिकली ये जो तीनों ही फेलियर है, कौन कौन से भाई, तीनों फेलियर कौन सी बात कर रहे हैं अपन, शियरिंग, बियरिंग, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट। शियरिंग या फिर शियर आप कुछ भी कह सकते हो, शियर, बियरिंग एंड स्प्लिटिंग फेलियर अकर्स कब होते हैं भाई ये, ड्यू टू इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस। इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस की वजह से क्या होते हैं, ये फेलियर्स मेरे होते हैं। यदि इसको रोकना है तो क्या करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट या फिर कह सकते हैं प्रॉपर एंड डिस्टेंस, बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एंड डिस्टेंस we can avoid these three plate failures। इन तीनों को ही अपन क्या कर सकते हैं भाई, अवॉइड कर सकते हैं। तो अब देखो, तीन तो प्लेट वाले रिमूव हो गए, अब बचे क्या, बेसिकली रिवेट जॉइंटेड के अंदर क्या बचे, अब तीन बचे, एक दो कनेक्शन तो क्या रिवेट के और एक मेरा किसका, प्लेट का फेलियर। ठीक है, तो अब जब भी अपन डिज़ाइन की बात करेंगे तो यदि मेरे जॉइंट की स्ट्रेंथ की बात करूँ या फिर फेलियर को कंसीडर किया जाए तो बेसिकली तीन फेलियर होंगे, शियरिंग, बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट एंड टियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो अब डिज़ाइन की जब बात करते हैं, इन द डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन, इन द डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स विच शुड कंसीडर of riveted joint we consider the remaining three failures। ठीक है, remaining three failures only। अब वो हैं कौन कौन से भाई, पहला तो क्या है, शियरिंग एंड बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट, शियरिंग एंड बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट, दो तो ये हो गए, एंड तीसरा कौन सा है भाई, टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। तो बेसिकली यदि इन तीनों फेलियर्स को यदि आपने अवॉइड कर दिया देन अपना जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। तो अब इन तीनों के अंतर्गत मेरे को क्या करनी है, स्ट्रेंथ आपको देखनी है। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट के लिए वी हैव टू एंश्योर दैट द शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और वेट मोर देन द टियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट, क्योंकि जो रिवेट का जो फेलियर होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेट फेलियर के अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, रिवेट की जो स्ट्रेंथ है, रिवेट की स्ट्रेंथ क्या होगी, बियरिंग और टियरिंग में से जो मिनिमम रहेगी वो मेरी रिवेट वैल्यू कहलाती है, वो उसमें और न्यूमेरिकल के अंदर आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब भी डिज़ाइन की बात करें तो अपन ऐसा करेक्ट तरह का कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे जिसके अंतर्गत मेरा रिवेट फेल नहीं होना चाहिए प्लेट से पहले, क्योंकि रिवेट का जो कनेक्शन का फेलियर है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेट फेलियर। तो जब भी जॉइंट की बात करते हैं, इन द डिज़ाइन ऑफ रिवेट जॉइंट, इन द डिज़ाइन ऑफ रिवेट जॉइंट, इन द डिज़ाइन ऑफ रिवेट जॉइंट क्या याद रखना है कि ये फेलियर नहीं होना चाहिए। वी हैव टू एंश्योर दैट, वी हैव टू एंश्योर दैट, we have to ensure that shear strength, shear और bear, ठीक है, shearing strength, shear strength and bearing strength and bearing strength of rivet is
more than the tearing strength of the plate। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज रिवेट फेलियर is more dangerous than plate failure ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट हैं। क्या क्या पॉइंट हैं भाई अपने? पहला तो ये है कि यदि मैंने प्लेट की बात कर रहा हूँ, यदि बियरिंग फेलियर, शेयरिंग फेलियर, स्प्लिट फेलियर को अवॉइड करना है तो आप एक सफिशिएंट एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस पीछे के बाद में प्रोवाइड कर दे तो इन तीनों फेलियर से बचा जा सकता है। और जब भी अपन रिवेटेड कनेक्शन की बात करें तो अपन 3 तरह की स्ट्रेंथ या फिर 3 तरह के फेलियर को ही कंसीडर करके चलेंगे। रिवेट का फेलियर बियरिंग शेयरिंग के अंतर्गत एंड प्लेट का फेलियर टीयरिंग के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अपन को ये याद रखना है जब भी अपन डिज़ाइन कर रहे हैं कि रिवेटेड जो स्ट्रेंथ है, रिवेट की जो स्ट्रेंथ है बियरिंग और शेयरिंग की, वो मोर देन होनी चाहिए किससे? प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ से, क्योंकि रिवेट का जो फेलियर होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू प्लेट फेलियर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी सबको? तो जब भी आपसे इसका यदि मैं समरी बनाना चाहूँ तो क्या है? प्लेट का फेलियर और किसका? रिवेट का फेलियर है। जब भी अपन बात करेंगे फेलियर की तो देखो प्लेट के अंदर कौन कौन से फेलियर थे? प्लेट के अंतर्गत फेलियर कौन कौन से थे भाई? पहला था बियरिंग, शेयरिंग एंड स्प्लिटिंग। ये 3 फेलियर थे और एक था अपना टीयरिंग। ये तो प्लेट के फेलियर हो गए। ठीक है, इन तीनों को कैसे रोका जा सकता है? ये किसकी वजह से थे? एंड डिस्टेंस यदि सफिशिएंट नहीं है तो। ठीक है, इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस की वजह से तो ये 3 फेलियर थे साहब। अब डिज़ाइन के अंदर क्या क्या कंसीडर करने हैं अपन को? ये तो अब रिवेट के ले लेते हैं। रिवेट में कौन कौन से फेलियर थे? एक तो शेयरिंग और एक बियरिंग। तो इन तीनों से अपन को बचा के रखना है बस। टीयरिंग तो प्लेट का हो गया और बियरिंग शेयरिंग किसके हो गए? रिवेट के फेलियर हो गए। तो इन तीनों ही में स्ट्रेंथ अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो वही अपनी क्या हो जाएगी भाई? जॉइंट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों के लिए कंसीडर किया जाएगा तो वो मेरी क्या हो जाएगी? जॉइंट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया सबको? ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अब देखो, अब तक तो अपन ने फेलियर की बात करी, अब अपन बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, किसकी बात करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। यदि आपको जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालना हो तो हाउ कैन यू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स? तो जॉइंट की स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो बेसिकली ये क्या होगी भाई? यदि आपसे पूछा जाए फेलियर किस में हो रहा है? शेयर और बियर फेलियर ऑफ द रिवेट एंड टीयर फेलियर ऑफ द प्लेट। तो इन तीनों में से जो मिनिमम स्ट्रेंथ है, यानी कि किसी एक पे फेलियर हो गया तो वहीं फेलियर हो जाएगा, तो इन तीनों में से जो मिनिमम रहेगी वही स्ट्रेंथ मेरी क्या कहलाएगी भाई? जॉइंट स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो बेसिकली जॉइंट स्ट्रेंथ को किसको कंसीडर किया जाएगा? इट इज टेकन मिनिमम ऑफ द शेयरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो इट इज टेकन मिनिमम ऑफ shearing strength of rivet, shearing strength of rivet, comma bearing strength of rivet and tearing strength of plate, प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ। इन तीनों में से जो मिनिमम रहेगा उसको अपन कंसीडर करेंगे। अब अपन बात करते हैं जॉइंट्स की। ठीक है, तो देखो पहले अब अपन अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा अपन को। देखो लैप जॉइंट के अंतर्गत अलग चीज़ें थी और बट जॉइंट था उसके अंदर अलग अलग कंसीडर किया था। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ फोर लैप जॉइंट।
जब अपन बात कर रहे हैं भाई लैप जॉइंट की, ठीक है, लैप जॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो लैप जॉइंट किस तरह से दिखेगा भाई अपन को, ये मान लिया मैंने एक प्लेट हो गई और ये हो गई मेरी सेकंड प्लेट, ये मैंने फोर्सेस लगा दिया, ठीक है। यदि मैं आपको पहले साइड व्यू दिखा रहा हूँ तो मान लीजिए एक रिवेट मेरा यहाँ पर एक रिवेट लाइन है ये, ठीक है, और इसके अंदर इसके पीछे कितने भी रिवेट हो सकते हैं वो अभी अपन को नहीं पता है, ठीक है। तो ये मेरे 2 रिवेट्स हो गए, इसके अंतर्गत मैंने जो इंसर्ट कर दिए यहाँ पे, ये 2 रिवेट लाइंस दिख रही हैं अपन को, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या है साइड व्यू है। वहीं यदि मैं इसका फ्रंट व्यू मतलब सॉरी टॉप व्यू बनाना चाहूँ तो टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर ये वाली प्लेट यदि मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ये यहाँ से, क्योंकि नीचे की प्लेट तो दिखती नहीं है ना, इसको मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर बना दिया है। अब ये जो रिवेट्स हैं इस रिवेट्स को भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे एक लाइन ये थी मेरी रिवेट की, एक लाइन इसके पीछे भी रिवेट्स होंगे, ठीक है, एक लाइन ये हो गई मेरी रिवेट्स की। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मान लिया कि विड्थ ऑफ प्लेट है वो क्या है मेरी बी है, विड्थ ऑफ प्लेट मेरी बी हो गई, थिकनेस कंसीडर कर लेंगे टी, ये मेरा पी फोर्स हो गया। मान लीजिए प्लेट की जो थिकनेस है वो क्या है टी है, अलग अलग भी हो सकती है सेम भी हो सकती है दोनों प्लेट की, वो अपन मिनिमम को पहले कंसीडर करके चलते हैं। पहले केस के अंदर मैं पूरी प्लेट की एक साथ स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ, यानी पूरे जॉइंट की निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालनी है भाई, पहले अपन शियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं किसकी, ये रहा शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। तो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैसे निकालेंगे भाई, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1 वोल्ट की यदि शियरिंग स्ट्रेंथ, अब वोल्ट जो रिवेट था मेरा शियर में कैसे फेलियर हो रहा है भाई, यहाँ से फेलियर हो रहा था, यहाँ से फेलियर हो रहा ना भाई, यही तो शियरिंग प्लेन है इसका, यहाँ से फेलियर हो रहा था। तो स्ट्रेंथ में यदि पूछ रहा हूँ यानी कितने फोर्स को बियर कर सकता है, तो वो क्या होगा, कितना तो मेरा शियर के अंतर्गत एरिया है, तो एरिया तो क्या हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन, भाई नीचे ही तो इसका शियर लग रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शन इनटू जो भी इसकी परमिसिबल स्ट्रेस रहेगी किसके अंतर्गत, शियर के अंतर्गत, ठीक है, वो हो जाएगा एक रिवेट की वजह से। अब जितने रिवेट्स हैं उसका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी n नंबर ऑफ द रिवेट्स हो जाएगा। तो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पे यदि मैं शियरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करूँ PS डिनोट कर दिया मैंने PS से, दिस इज n नंबर ऑफ रिवेट्स इनटू एक रिवेट का एरिया π/4 d², ठीक है, इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ, ठीक है। ये कब है, जब मैं पूरी प्लेट को एक साथ कंसीडर करके चल रहा हूँ, यानी पूरी प्लेट की निकाल रहा हूँ। कई बार आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है पर पिच, तो पर पिच क्या होती है, इन दोनों के बीच की पैरेलल की डिस्टेंस, ठीक है। तो पर गेज डिस्टेंस की बात करें तो एक डिस्टेंस, अब उस गेज डिस्टेंस से पर पिच पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जब अपन क्या करते हैं सिर्फ एक रिवेट को कंसीडर करते हैं, एन की जगह क्या रख देंगे, वैल्यू अपन 1 रख देंगे, सिंपल इतना ही है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे एन क्या है भाई, वेयर जब भी आपसे रिवेट की शियरिंग स्ट्रेंथ पूछ जाए तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा, ठीक है। एन क्या है, एन हो गया मेरा नंबर ऑफ रिवेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट एट जॉइंट, यानी एक पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, ठीक है। एफ एस क्या था भाई मेरा, परमिसिबल स्ट्रेंथ, ठीक है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन रिवेट्स, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट्स, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट्स। देखो रिवेटेड कनेक्शन किस में था, WSM के अंतर्गत कर दिया, एज पर WSM मैंने आपको बताई थी, एक टेबल बनवाई थी जिसके अंदर अपन ने 3 तरह की रिवेटिंग को कंसीडर किया था, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट और हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जब मैं बात करता हूँ पावर ड्रिवन शॉप की बात करी थी, तो उसके अंदर कितनी थी एफएस की वैल्यू 100 मेगा पास्कल थी, 4
पावर ड्रिवन सॉ PDS के लिए जो वैल्यू थी कितनी थी 100 मेगा पास्कल। वैसे तो वैल्यू दे देता है, नहीं देता है तो इसको कंसीडर कर लेना है। वही यदि जैसे सॉप की जगह फील्ड में जाएंगे 10% कम कर देंगे 90 कर देंगे, और यदि हैंड ड्रिवन और कर देंगे तो उसको क्या कर देंगे 80 कर देते हैं अपन, ठीक है। तो रिपीटेड कनेक्शन है वो LSM के अंदर ही होता है, तो आपको सिर्फ यही वैल्यू याद रखनी है, इसके अलावा कोई वैल्यू याद रखनी नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी की। भाई एन हो गया, FS हो गया, डी इज द ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ये क्या है भाई, रिवेट का ग्रॉस डाया है, ठीक है। तो ग्रॉस डाया या फिर आप कह सकते हो होल का डाया, ठीक है, क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं कि जो भी मेरा रिवेट है वो क्या कर देता है, कंप्लीटली फिल कर देता है किसको, होल को, ठीक है। क्योंकि जब उसकी अपन क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग की वजह से उसके अंदर हेड फॉर्म करते हैं, तो पूरी जो भी अपना होल का डायमीटर था उसको कंप्लीटली फिल कर देता है। अब ग्रॉस डाया के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, यदि मेरा जो सैंक डाया है या फिर अपन कहें नॉमिनल जो डाया है, यानी सैंक डाया फिर नॉमिनल डाया है, उसमें 1.5 mm प्लस कर देना है किस केस के अंतर्गत, यदि मेरा ये जो डायामीटर है वो क्या हो 25 से कम हो, लेस देन 25 mm हो, तो लेस देन इक्वल टू, और प्लस 2 mm कर देता है किस केस के अंतर्गत, जब मेरा डी की जो वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर देन 25 mm हो, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट हो जाएगी। अगेन ये पहले भी लिखा दिया था, दोबारा मैंने यहाँ पे ये आपको याद दिला दिया है कि नॉमिनल डाया के अंदर यदि 1.5 mm कब केस ऐड करेंगे, जब सैंक डाया जो है मेरा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू 25 mm, एंड देन अब यदि ये 25 mm से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर क्या कर दूंगा मैं, प्लस 2 mm करके चलूँगा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन शियर। नेक्स्ट अपन ने बात करते हैं अपन, नेक्स्ट था बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, ठीक है। अगेन डायग्राम मेरा यही रहेगा, ठीक है, डायग्राम मेरा क्या है, यही है। अब एक बात बताइए, इसी डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मेरा, अब मैं ये पोर्शन कट करके ले जा रहा हूँ, यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये यहाँ गए, एक रिवेट मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, एक रिवेट मेरा यहाँ आ गया, एक रिवेट मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। ये मेरी क्या है, टोटल बी है, ये मेरी क्या है भाई, टोटल बी है। जब मैं बात करता हूँ रिवेट की, जब मैं बात कर लेता हूँ रिवेट की, तो ये पूरा रिवेट हो गया, ये पूरा रिवेट हो गया, ये पूरा रिवेट हो गया, इसके पीछे हो गई मेरी ये प्लेट, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, यही तो कंसीडर किया जाएगा। यहीं ये प्लेट इसको इस तरफ खींच रही है, तो इसके पीछे फोर्स बियरिंग कौन लगा रहा है, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, यही तो है, ठीक है, प्लस इसकी थिकनेस। भाई ये पोर्शन ही तो इसके ऊपर बियरिंग का एरिया लगा रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो एक बार आप इसको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। यदि आपसे पूछे स्ट्रेंथ इन बियरिंग, तो मैंने नोट कर दिया PB, ठीक है, B फॉर बियरिंग। कितना है भाई, N नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं, N हो गया, ठीक है। अब एक कितना एरिया ले रहा है भाई, ये मेरा रिवेट है, तो इसके पीछे कितनी प्लेट होगी, ये वाली प्लेट ही तो होगी, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये तो D हो गया। उसके बाद में प्लेट की थिकनेस, प्लेट की क्या आएगी, थिकनेस, तो यानी कि D इंटू टी, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ बियरिंग ऑफ रिवेट। रिवेट के लिए कितना टोटल एरिया आएगा, D इंटू टी, क्लियर है। तो N इंटू D इंटू टी, दिस इज द टोटल एरिया हो गया, इनटू परमिसिबल स्ट्रेसेस। क्या आ जाएगी भाई, परमिसिबल स्ट्रेस, इसको चाहे आप B से डिनोट कर दो, परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आज के नॉमेनक्लेचर जो भी रहा है इसको यहाँ पे शो कर देते हैं। अगेन N क्या है भाई, नंबर ऑफ रिवेट्स, नंबर ऑफ रिवेट्स एट जॉइंट, क्लियर। उसके बाद में T क्या है, अब देखो T क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है। अब हो सकता है कि दोनों की सेम हो, देन तो T ले लेंगे। यदि मान लें कि ये T1 है और ये होगी T2, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगी वो लेनी है अपन को, ठीक है। T क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट,
थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट, मेन प्लेट में से जो भी पतली है यानी जिसकी थिकनेस कम है वो कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एफ बी की। तो एफ बी इज क्या है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ। अब डब्ल्यूएसएम के अंदर अपन ने कितनी कंसीडर करी थी भाई, बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी थी 300 मेगापास्कल, अगेन 300 मेगापास्कल अपन ने कंसीडर करी थी। फिर इसको अगेन अपन ने ये पीडीएस की वैल्यू लिख दी, उसको रिड्यूस कर दिया था 270 और 250 में, ठीक है, हैंड ड्रिवन शॉप और उस केस के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट डी की बात करते हैं। डी अगेन क्या है, ग्रॉस डायामीटर, या फिर आप क्या कह सकते हो, होल का डायामीटर। अगेन वही क्लॉज यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा, यानी कि नॉमिनल में प्लस 1.5 यदि लेस देन इक्वल टू 25 है, और प्लस 2 mm इफ ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये तो मेरे क्या हो गए, दोनों फेलियर हो गए किसके, रिवेट के। तीसरा जो अपन को कंसीडर करके चलना था, तीसरा क्या था भाई, तीसरा था अपना टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अब अपन को टीयरिंग फेलियर करवा देना है प्लेट का। टीयरिंग फेलियर के अंदर किस तरह से होगा फेलियर, वो भी अपन ने यहाँ पे देख लेते हैं। एक रिवेट लाइन, ये एक रिवेट लाइन हो गई, यही था, ठीक है। तो जो फेलियर होगा वो क्या होगा, इस सरफेस के थ्रू होगा। और फेलियर किसका है, प्लेट का है। फेलियर किसका है भाई, मेरे यहाँ पे प्लेट का फेलियर है। तो देखो जो भी फेलियर अपन को निकालना है, फेलियर के अंदर करना क्या है, कितना तो एरिया उस फेलियर के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा और कितनी परमिसिबल स्ट्रेस उसके अंतर्गत ली गई है, सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। तो वही अपन को कर लेना है। तो टीयरिंग फेलियर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीटी। सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया। अब एरिया क्या है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल विड्थ है वो तो बी है, लेकिन इसमें यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इन तीनों को क्या कर देना, माइनस कर देना है, ठीक है। तो यानी कि टोटल विड्थ कितनी थी, बी। टोटल विड्थ कितनी हो गई, बी। इसमें से माइनस, अब इसका एरिया कितना बचेगा भाई, एक तो डी और टी, डी और टी। या तो आप क्या कर सकते, टोटल जो विड्थ है पहले विड्थ कंसीडर कर लो, तो क्या हो गया, बी माइनस के एन नंबर ऑफ रिवेट्स, यानी कि एन डी, क्या कर सकते हैं भाई, एन डी। अब एन क्या है, कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं उसको माइनस कर दिया, तो ये क्या बच गई, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये डिस्टेंस बची, वो आ गई, इनटू प्लेट की थिकनेस टी, इनटू क्या हो जाएगा, जो भी परमिसिबल स्ट्रेस थी अपनी, यानी कि एफ टी। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अगेन सारी चीज़ें अपन वही लिख लेते हैं भाई, एन क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन की जगह N1 कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे थे वो नंबर ऑफ टोटल रिवेट्स को कंसीडर करके चल रहे थे अपन, लेकिन यहाँ पे 1-1 सेक्शन के अंतर्गत कितना, इसको 1-1 कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर फेलियर पे यदि यहाँ होता है, इस सेक्शन के ऊपर कितने रिवेट है, इसकी बात करें तो इससे कई बार क्या होगा, आपको जो आगे कनेक्शन पढ़ाऊंगा उसमें अलग अलग प्लेन के ऊपर अलग अलग नंबर ऑफ रिवेट्स रहेंगे, तो उसको भी कंसीडर करके चलना है। तो b माइनस के N1D इंटू टी इंटू एफ टी। तो N1 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिवेट एट क्रिटिकल सेक्शन, N क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स एट क्रिटिकल सेक्शन 1-1, यानी जो भी क्रिटिकल सेक्शन है उसके ऊपर नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं। टी क्या हो गया, वही थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट वही कंसीडर करनी है मिनिमम वाली, ठीक है। डी क्या हो गया, अगेन वही ग्रॉस डायामीटर, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, होल डायामीटर भी मान सकते हो। एफ टी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस है किसकी, प्लेट की, ठीक है। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और देखो टेंसाइल यानी एक्सियल स्ट्रेस है। एक्सियल स्ट्रेस के मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी परमिसिबल स्ट्रेस थी, एक्सियल टेंसाइल हो या फिर एक्सियल कंप्रेसिव हो, तो उस केस के अंदर कितनी लेते हैं अपन, 0.6 FY, 0.6 FY। और यदि FY को यदि 250 कंसीडर कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू
250 और ये कितना हो गया 150 मेगा पास्कल, 150 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जॉइंट की आपको स्ट्रेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, पहले आप उसकी शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे, फिर आप उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट निकालेंगे एंड देन यू कैन कैलकुलेट द टियरिंग स्ट्रेंथ। फेलियर की जगह इसको आप क्या कर दो स्ट्रेंथ कर दो, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। फिर आप टियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे और इन तीनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम रहेगी वो मेरी क्या कहलाएगी जॉइंट स्ट्रेंथ। ठीक है, वो क्या कहलाएगी जॉइंट स्ट्रेंथ। तो ये सारा जो केस था वो मेरा किसके लिए था, लैब जॉइंट के अंतर्गत था। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे अपना दो टाइप का जॉइंट और है, कौन कौन सा, एक तो सिंगल कवर बट जॉइंट और एक डबल कवर बट जॉइंट। उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो भी अपन आगे क्लास के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।